हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से एक बार आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वैदिक टाइम पीरियड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह उत्तर वैदिक काल का है दोस्तों। तो यह हमारा थर्ड लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी हमारे क्लास नोट्स के फैक्ट्स हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके सभी आंसर यहाँ से क्लियर होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या क्या पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति कैसी थी, साथ ही इसमें हम धार्मिक स्थिति को भी देखेंगे। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार का था, और विवाहों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हम विवाहों के प्रकार के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा तो भारतीय दर्शन के बारे में भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक एक करके आप इसको देखते रहें और इन तक देखें, ताकि आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप टेकल कर सकें। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल को। तो इसका जो समय माना जाता है उत्तर वैदिक काल का, वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो ये लगभग 400 वर्षों का जो इतिहास है उत्तर वैदिक काल का, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो इसमें क्षेत्रगत जो राज्यों का उदय होने लगा था, ठीक है, कबीले आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे थे। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो वैदिक टाइम पीरियड था, तो उसमें जो लोग रहते थे वह कबीले में रहते थे, एक ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर अपना अलग अलग जगहों पर एक कबीले बनाकर वह अपना घूमते थे, ठीक है, और वहाँ पर अपना खेती करते थे कुछ टाइम पे। और इसके बाद जैसे ही उनका कहीं पे दूसरी जगह पे व्यवस्था हो जाती थी, तो वहाँ वो पलायन कर जाते थे। बट जैसे ही उत्तर वैदिक काल टाइम पीरियड में आते हैं, तो देखते हैं कि अब जो कबीले पहले ग्रुप में चलते थे, अब वह एक जगह परमानेंट हो चुके हैं। अब वह कबीले मिलकर आपस में राज्यों का निर्माण करने लगे। तो यह तकनीकी दृष्टि से लौह युग की शुरुआत भी मानी जाती है। सर्वप्रथम जो लोहे को 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा में प्राप्त किया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि सर्वप्रथम लोहा जो प्राप्त किया गया है, तो सर्वप्रथम लोहे को कहाँ प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों, यह गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त किया गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद जो थे, अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस वहीं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस काल में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का भी उदय यहीं से माना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर वैदिक टाइम पीरियड से ही वर्ण व्यवस्था का भी उदय हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आपको एंड तक देखना है इसको। तो देखते हैं कि उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो जो कबीलाई ढांचा था, वह कबीलाई ढांचा अब टूट गया था एवं पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय देखने को मिलता है, ठीक है। जन का जो स्थान था वह जनपद ने ले लिया, है ना। पहले जो अलग अलग लोग होते थे, अब एक जनपद बनाकर रहने लगे, ठीक है। युद्ध गायों के लिए ना होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। पहले जो युद्ध होता था वह गायों के लिए होता था, तो वह अब गायों के लिए ना होकर एक क्षेत्र के लिए होने लगा, एक जगह के लिए होने लगा, क्योंकि इसमें अब क्या करने लगे, एक राज्य का निर्माण होने लगा, ठीक है। सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों एवं धनी लोगों का अधिकार हो गया। विदध को क्या बोला गया यहाँ पे, विदध को समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। तो यहाँ पे स्त्रियों की जो दशा थी वह थोड़ा खराब थी यहाँ से, क्योंकि उनको सदस्यता से, सभा की सदस्य से उनको बहिष्कृत कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। जो राजा था, राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया यहाँ से, और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है
कि जो बलि के भाग तथा शुल्क थे तो नए टैक्स लगाए गए, तो किस टाइम पीरियड में लगाए गए, तो यह दोस्तों उत्तर वैदिक टाइम पीरियड पर इनको इम्पोज किया गया। ठीक है। राजा की सहायता करने वाले जो उच्च अधिकारी होते थे वह रत्निन कहलाते थे। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, राजा कोई यहाँ पे स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, अब समझते हैं कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वह कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधार हो गया। ठीक है, जन्म पर आधारित हो गया। इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे, एक ही जगह पर लोग आपस में रहते थे और एक स्थायी जीवन जीते थे। ठीक है, इसके साथ ही जो चारों वर्ण थे पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्पष्टता स्थापित हो गए थे। तब यह इस टाइम पीरियड में यज्ञ का जो महत्व था वह और बढ़ गया था तथा ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। यहाँ से ब्राह्मणों की शक्ति में और भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि हर काम के लिए अब ब्राह्मणों को लोग बुलाते थे और वहाँ पे जो यज्ञ का जो महत्व बढ़ गया था, तो उसकी पूजा पाठ करने के लिए जो भी पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उनको बुलाया जाता था। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक, इस काल में 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ की स्थापना हुई है। चौथा जो आश्रम था संन्यास आश्रम, वह महाजनपद काल में जोड़ा गया है। तो ये आगे का टाइम पीरियड है, जब हम पहुँचेंगे महाजनपद टाइम पीरियड में तो इसको देखेंगे। ठीक है, जवाल उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख भी मिलता है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जितने भी फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर एक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे ऐसे ही यूज़फुल जितने भी नोट्स हैं वह आपको प्राप्त हो सकें और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो दोस्तों ये ऐसी नोट्स है, आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये आपको PDF में भी प्रोवाइड की जाएगी जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था यहाँ। ठीक है, बाल विवाह नहीं होता था, विधवा विवाह था, नियोग प्रथा के साथ साथ अंतः जाति विवाह का भी प्रचलन था। ठीक है, अंतः जाति विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में स्त्रियों की संख्या में कुछ सुधार हुआ था, बट आगे चलकर उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में स्त्रियों की संख्या में गिरावट देखने को मिलती है। अब इसके बाद देखते हैं कि उत्तर वैदिक के टाइम पीरियड में आर्थिक स्थिति कैसी थी, कैसी इकोनॉमी थी, किस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। तो इसके बारे में जानते हैं। देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में इस काल में जो आर्थिक स्थिति, तो इस काल में जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि बन गया था। ठीक है, क्योंकि लोग एक स्थायी जीवन जीने लगे थे। लोहे की खोज एवं एक स्थायी जीवन और भी होता है। ठीक है, तो यहीं से लोहे की खोज भी प्राप्त हुई है, लोहे की भी खोज हुई है। मुख्य फसल जो था वह धान एवं गेहूँ था। मुख्य फसल धान एवं गेहूँ थी। यजुर्वेद में व्रीहि धान को बोला गया है, जौ को बोला गया है, गोधूम गेहूँ को बोला गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, आपको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता है दोस्तों, तो बिल्कुल नहीं मिलता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। उत्तर वैदिक सभ्यता भी एक ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के बाद से हम नगरों का आभास हमें मिलता है, जैसे कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी एक प्रारंभिक नगर थे। ओके, नियमित सिक्के का प्रारंभ अभी नहीं हुआ था। ठीक है, सामान्य लेन देन जो वस्तु था वह वस्तु विनिमय द्वारा होता था, जब वस्तु के बदले वस्तु खरीदी जाती थी। निष्क है, शतमान है, पाद है एवं कृष्णक माप की इकाइयाँ थी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख हुआ है। तो सर्वप्रथम कब हुआ है, तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख हुआ है। लाल मृद भांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। ठीक है, लाल मृद भांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखते हैं कि उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में धार्मिक स्थिति कैसी थी दोस्तों।
तो धर्म का स्वरूप बहुदेववादी थे, है ना। उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति थी, ठीक है। तो जो धर्म का स्वरूप था बहुदेववादी था। लोग एक ईश्वर को न पूजकर अपने अपने अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। इनका जो इनका मेन मोटो होता था, उद्देश्य था, वह भौतिक सुखों की प्राप्ति थी, ठीक है। प्रजापति है, विष्णु है, रुद्र, महत्वपूर्ण ये कुछ ऐसे देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। सृजन के देवता प्रजापति को माना गया है, जो उनका सर्वोच्च स्थान था। पूषण जो थे वह शूद्रों के देवता थे, ठीक है। तो पूषण किसके देवता थे? शूद्रों के देवता थे, ओके। यज्ञ का जो महत्व बढ़ा था, इस टाइम पे यज्ञ का महत्व बढ़ा है। जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। मृत्यु की चर्चा अगर देखने को मिलती है तो वह शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। सर्वप्रथम मोक्ष की जो चर्चा मिली है वह उपनिषद में देखने को मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक में उपनिषद में मिलती है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था की स्थापना किस टाइम पे हुई है? तो वह भी उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में हुई है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। जो चौथा आश्रम मिलता है संन्यास आश्रम, वह महाजनपद काल में स्थापित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड तक देखते रहें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अब देखते हैं आश्रम के बारे में, वायु, कार्य और पुरुषार्थ के बारे में, ठीक है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है तो वह 0 से 25 साल तक माना गया है। इसका जो कार्य होता था वह केवल जो उद्देश्य था केवल ज्ञान प्राप्ति था, और पुरुषार्थ था धर्म पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम, जो 26 से 50 वर्ष माना गया है। इसमें जो कार्य किया जाता था तो वह केवल सांसारिक जीवन ही किया जाता था। इसमें अर्थ व काम पुरुषार्थ पर आधारित होता था। वानप्रस्थ जो था कि 51 से 75 वर्ष तक माना जाता था। मनन, चिंतन और ध्यान पर पूरा फोकस होता था, ठीक है। इसमें जो पुरुषार्थ था वह मोक्ष की प्राप्ति थी। संन्यास आश्रम जो आपको होता था वह 76 से 100 वर्ष माना गया था, और मोक्ष हेतु तपस्या के लिए इस पर बल दिया जाता था, ठीक है। तो उद्देश्य भी था, पुरुषार्थ भी मोक्ष प्राप्त करना था। अब जानते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग पुरुषार्थों जैसे धर्म है, अर्थ है, काम का एक साथ उपयोग करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह भी देखते हैं कि इसी आश्रम में त्रिऋण की भी व्यवस्था हुई है, जिसमें ऋषि ऋण है ग्रंथों का अध्ययन, पितृ ऋण है पुत्र की प्राप्ति करना, देव ऋण था यज्ञ करना, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मातृ ऋण है वह ऋण की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि जो माता का रोल है वह सबसे अतुलनीय है, सबसे अलग है, वह ऋण की श्रेणी में आता ही नहीं है, ठीक है। तो जो मातृ ऋण है वह ऋण की श्रेणी में उसको नहीं माना गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो शूद्र होते थे, ठीक है, शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। शूद्र केवल गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे, और जो इसके अलावा अन्य आश्रम थे उनको वह नहीं अपना सकते थे। वर्ण व्यवस्था समझते हैं कि उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग वैदिक काल में वर्णों को जो आधार था वह कर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल में आधार जन्मजात बना दिया गया था, ठीक है। पुरोहित जो होते थे वह उत्पत्ति उनकी हुई है ब्रह्मा के मुख से, जो काम था उनका तो वह धार्मिक अनुष्ठान करना होता था। क्षत्रिय होते थे तो उनकी क्षत्रियों की जो उत्पत्ति हुई है वह ब्रह्मा की भुजा से हुई है। इनका जो काम था तो वह शासक वर्ग और धर्म की रक्षा करना था। वैश्य जो होते थे उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है। वह जो कार्य कर सकते थे तो कृषि कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, वाणिज्य कर सकते थे, ठीक है। जो शूद्र होते थे तो शूद्र केवल ब्रह्मा के पैर से इनका जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है। इनका जो शूद्रों का जो काम है वह केवल सेवा कार्य करना था, सेवा कार्य था, अन्य वर्ण के लोगों की सेवा करना था, ठीक है।
अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य भी माना जाता था। कर की अदायगी केवल वैश्य किया करते थे। कर की अदायगी कौन करते थे? तो केवल वैश्य किया करते थे। अब दोस्तों इसके अलावा जो है डिस्कस करने के लिए तो विवाहों के प्रकार और भारतीय दर्शन के बारे में है। तो दोस्तों इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये मिल जाएगा। साथ ही हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसको हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा एंशियंट टाइम पीरियड के जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि को विशेष तौर पर इनका उल्लेख किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों एक एक करके हम पूरे एंड तक इसको डिस्कस करेंगे कि आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरा कवर हो जाए। ओके दोस्तों, तो आप इन वीडियो को बेहतर ढंग से देखें, एंड तक देखें, ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।